Okay, ji, Bismillahirrahmanirrahim. Hello everybody, this is Mohammad Hassan Ali Bajwa and we are watching the series of video of the subject Theory of Automata and Formal Languages. Okay, in this lecture we are going to, this is lecture number 4, here lecture number 3 is written because we have divided our previous lecture into two parts, lecture number 2, and in this lecture we are going to start the third chapter of the book Introduction to Computer Theory and by Daniel Cohen, second edition, and in chapter number 3 is of recursive definition. First of all, let's go towards my slides and then we will come towards our chapter of the book. Okay, recursive definition and regular expressions. रेगुलर एक्सप्रेशन इज ऑफ चैप्टर नंबर 4. चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम रेगुलर एक्सप्रेशंस को देखेंगे कि क्या होते हैं. इस चैप्टर के अंदर वी विल सी अबाउट रिकर्सिव डेफिनेशंस. रिकर्सिव डेफिनेशंस ऑफ व्हाट? रिकर्सिव द डेफिनेशंस ऑफ आवर लैंग्वेजेस व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स. लैंग्वेज बनाने का तरीका, लैंग्वेज लिखने का तरीका हम जो है वो लास्ट लेक्चर्स के अंदर देख चुके हैं. आई एम श्योर डेट कि आप वो पिछले लेक्चर्स से गो थ्रू करके आए होंगे और आपको कोई भी एक लैंग्वेज लिखना फ्रॉम द सेट ऑफ अल्फाबेट्स गिविंग द रूल्स, आपको इसका जो है वो क्लियर आइडिया हो चुका होगा. यू विल हैव अ क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ राइटिंग अ एनी लैंग्वेज. नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट इज रिकर्सिव लैंग्वेज. then we will move toward recursive language definition. First of all, let us discuss that if we have a language of even positive integers, for example we have set of even positive whole numbers. अगर हमें किसी ऐसे शख्स को इस सेट के बारे में बताना है जिसको पता है कि इंटीजर्स क्या होते हैं, बट ही और शी डज नॉट नो दैट व्हाट इज इवन पॉजिटिव होल नंबर्स, तो हमारे पास दो डेफिनेशंस आमतौर पर मौजूद हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, वो तमाम पॉजिटिव होल नंबर्स जो कि डिविजिबल बाय 2 हों उनको हम इवन नंबर कह सकते हैं. दिस इज अ जनरल डेफिनेशन जो हम नेचुरल लैंग्वेज के अंदर यूज कर सकते हैं. अगेन एक और डेफिनेशन, अनदर डेफिनेशन, वन इज अ सेट ऑफ ऑल 2 into n. n के अंदर हम जब भी कोई भी वैल्यू पुट करेंगे वो रिजल्टिंग सोल्यूशन हमारे पास इवन नंबर ही होगा. तो ये दो अभी तक हमारे पास मेथड नेचुरल लैंग्वेज के अंदर मौजूद हैं बताने के लिए कि व्हाट इज सेट ऑफ इवन नंबर. बट हियर वी आर गोइंग टू स्टडी द थर्ड मेथड फॉर डिफाइनिंग अ लैंग्वेज which is मैथमेटिकल वे एंड रिकर्सिव वे. रिकर्सिव क्या होता है, जैसे कि आप पहले पढ़ के आ चुके हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर. रिकर्सिव जो चीज़ बार बार हो रही होती है और खुद ब खुद ही हो रही होती है, या कोई हम ऐसा मेथड लिखते हैं, ऐसा फंक्शन लिखते हैं जो रिकर्सिवली बार बार जो है वो अपने आप को कॉल कर रहा होता है, उसे रिकर्सिव मेथड कहा जाता है. यहाँ पर हमने जो डेफिनेशन लिखनी है किसी भी लैंग्वेज की वो रिकर्सिव डेफिनेशन होगी. So first of all, let us see what are the rules to define a language. ठीक है. So this is a 3-step process in which firstly we specify some basic objects in the set. किसी भी सेट के बेसिक ऑब्जेक्ट, सबसे स्मॉल ऑब्जेक्ट जो है वो हम उसका स्पेसिफाई कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू राइट द सेट ऑफ इवन होल नंबर्स. सो सबसे पहला स्टेप, 2 इज इन इवन नंबर. हमने रूल नंबर 1 के तहत ये डिफाइन कर लिया, हमने सबसे छोटा बेसिक एलिमेंट, बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेट डिफाइन कर लिया अपने पास से कि दिस इज इन सेट ऑफ इवन नंबर. सेकेंडली, we give a finite number of rules for constructing more objects in the set from the ones we already know. अब इस स्टेप पे क्या करेंगे, वो रूल्स डिफाइन करेंगे, वो मेथड, वो रूल्स जिनकी मदद से ऑलरेडी नोन ऑब्जेक्ट्स की मदद से. यहाँ पर अभी तक हमारे पास इवन सेट में कौन सा ऑब्जेक्ट शामिल है? 2 इज अ इवन ऑब्जेक्ट.
विच इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर इसको मैं ड्रॉ भी करता हूँ। लेट्स से हमारे पास सिग्मा, ओके सिग्मा को रहने दें। लैंग्वेज हमारे पास जो है वो है एम्प्टी। अभी हमारे पास एम्प्टी लैंग्वेज है, हमें कोई पता नहीं है कि इस इवन सेट ऑफ इंटीजर जो है इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। बट अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 हमने स्पेसिफाई कर लिया कि 2 इज इन इवन, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि 2 इज इन इवन। सो हमने पहला एलिमेंट जो है वो सपोज कर लिया कि दिस इज 2। Okay, now rule number 2 is to define a finite number of rules for constructing more objects in the set from the ones we already know. तो अभी तक हमारे पास जो एलिमेंट पता है वो है 2, तो 2 से हमने आगे जो है वो रूल्स बनाने हैं ताकि हम 2 से आगे नंबर्स को जनरेट कर सकें। तो हमारे पास पहला जो रूल है, जो सेकंड रूल है of the definition and the first rule to construct the more objects of the set is if x is in even, then so x plus 2 will be in even। ठीक है, अगर x कोई भी एक एलिमेंट है, कोई भी एक वेरिएबल हमने सपोज कर लिया वो इवन के अंदर है, इवन का पार्ट है, तो x प्लस 2 भी जो है वो इवन का पार्ट होगा। दिस इज द रूल। और अभी तक हमारे पास क्या मालूम है कि 2 है। लेट्स सपोज x इज इक्वल टू 2, सो x प्लस 2 इज द रूल एंड विद दिस विल बी इक्वल टू 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। सो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 4 इज आल्सो इज इन even because x plus 2 is in even। 2 is equal to x is equal to 2, so 2 plus 2 is equal to 4। और इसी तरह से अब हम x को जो है वो 4 सपोज कर सकते हैं, 4, तो 4x is plus 2 is equal to 4 plus 2 is equal to 6, so the next element will be 6 and so on। So you see that by using this definition, the rule number 1 and rule number 2, we have generated the complete set of even positive integers, and these are the basic steps. The real definition of even set is this: 2 is in even, so x plus 2 will be in even। And the rule number 3 declare that no other objects except those constructed in this way are allowed in this set। The rule number 3 is explicitly reject the invalid words। ठीक है, जितने भी invalid words होंगे जो इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं होंगे उनको implicitly रिजेक्ट करेगा, not explicitly means वो उनको कभी जनरेट ही नहीं होने देगा। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम यूजिंग these two rules, rule number 1 and rule number 2, you cannot even create 3। You will never create 3, or you can't never create 3। ठीक है, तो it is implicitly rejecting the implicitly rejecting the invalid words of the language। And rule number 1 and rule number 2 are creating the valid objects of this set। So this is the definition of recursive definition of, because this is recursively creating the all the elements of a set। And this is again the definition of positive even integers। And okay, this is the example of a palindrome। आप लोगों को पता है कि पैलिंड्रोम क्या होती है। लेट मी रिकॉल, कोई भी ऐसी स्ट्रिंग, कोई भी ऐसा वर्ड जिसको हम अगर उल्टा रिवर्स करें तो हमारे पास वही वाला एलिमेंट, वही वाला स्ट्रिंग, वही वाला वर्ड जो है वो जनरेट हो जाए, तो उस स्ट्रिंग को, उस वर्ड को हम पैलिंड्रोम का नाम देते हैं। ठीक है जी, तो हमने क्या करना है अब, पैलिंड्रोम एक लैंग्वेज है, ठीक है,
वो तमाम वर्ड्स जो ए और बी के किसी भी सेट ऑफ अल्फाबेट से बनाए जाने वाले वो तमाम वर्ड जो पैलिंड्रोम है, उनकी लैंग्वेज को हम पैलिंड्रोम लैंग्वेज कह सकते हैं। सो दीज आर द वर्ड्स ऑफ अ पैलिंड्रोम, ठीक है, पॉसिबल, ऑल पॉसिबल वर्ड्स, इनको हम पैलिंड्रोम का नाम दे रहे हैं, और इससे जो है वो हम रिकर्सिव डेफिनेशन लिखेंगे अभी। सो हियर इज द रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ अ पैलिंड्रोम। रूल नंबर 1 के तहत हमने जो है वो तमाम पॉसिबल एलिमेंट्स को सपोज कर लेना है, सॉरी तमाम पॉसिबल को नहीं, बेसिक एलिमेंट्स को सपोज कर लेना है कि दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ अ लैंग्वेज। सो इन दिस केस वी आर सपोजिंग दैट अपना क्या कहते हैं, लैम्डा, द एम्प्टी सेट ए एंड बी, these are the three basic elements of palindrome. A is a palindrome, lambda is a palindrome, B is a palindrome. So इन तमाम को हम palindrome के अंदर पहले से सपोज कर लेते हैं by using rule number 1. Okay. So the language is palindrome and we have empty set by using rule number 1. A, lambda and B are in palindrome. So lambda and A and B are in palindrome. We have already supposed that these are in palindrome. So rule number 2, according to rule number 2, if W is in palindrome, again this W is a variable. जिस तरह से हमने पिछले डेफिनेशन में x को सपोज किया था, इसी तरह से W is a palindrome, then so AWA and BWB are in palindrome. अगर हम AW को हम जो है वो A सपोज करें, W is equal to A, so A and A is a palindrome. तो इस A को भी हम पैलिंड्रोम में ऐड कर लेते हैं। फिर अब हम W को सपोज करते हैं कि वो लैम्डा के बराबर है, तो A डॉट लैम्डा डॉट A इज इक्वल टू डबल A, सो डबल A इज आल्सो अ पैलिंड्रोम। फिर इसी तरह से हम B को सपोज करते हैं, B W B, अगर हम इस दफा W डबल A को सपोज कर लेते हैं तो B डबल A B, तो इसको भी रिवर्स करें तो यही बनता है। सो दिस इज द डेफिनेशन फॉर पैलिंड्रोम। तो इस रूल के मुताबिक आप देख सकते हैं कि हमारे पास तमाम जो वर्ड्स बन रहे हैं वो तमाम वैलिड वर्ड्स हैं इस लैंग्वेज के। एंड द थर्ड रूल इज द सेम, नो अदर स्ट्रिंग इज इन पैलिंड्रोम अनलेस इट कैन प्रोड्यूस्ड बाय रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2। ओके, बुक की तरफ आते हैं ताकि हम मजीद जो एग्जांपल्स हैं उनको देख सकें। दिस इज अगेन द डेफिनेशन, दिस इज एन अदर डेफिनेशन ऑफ रिकर्सिव recursive definition of a language of set even positive integers. In this see that we have supposed the basic element 2 is in even, and if x and y are both in even, so x plus y. Now see that we have changed the rule for creating the new objects, new elements of the set even. In this हमने जो है वो सबसे बेसिक एलिमेंट अगेन 2 को सपोज कर लिया कि वो इवन का पार्ट है। फिर हमने रूल जो दिया वो 2 वेरिएबल को यूज करते हुए दिया। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास जो केस है वो कुछ इस तरह से है कि हमारे पास जो बेसिक एलिमेंट है सेट जो है वो है why it is not removing P, I think okay हम P ही सपोज कर लेते हैं। ये रिमूव नहीं करना चाह रहा इसको तो इसकी मर्जी, हाँ हम क्या कह सकते हैं। ओके, P हमारे पास सेट है इवन सेट ऑफ इवन
पॉजिटिव इंटीजर्स का। और अभी हमारे पास नल है, एम्प्टी है। बाय यूजिंग रूल नंबर 1 हमारे पास पहला ऑब्जेक्ट जो आ गया वो आया 2। उसके बाद हमने नया रूल बताना है, इफ एक्स एंड वाई आर बोथ इन इवन। अब दो ऑब्जेक्ट से जो है वो हमने काम चलाना है। सो एक्स प्लस वाई, ऑपरेशन क्या होगा, एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई जो है वो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। सो अभी हमारे पास जैसा कि 2 ही है, तो हम x को भी 2 सपोज कर लेते हैं और y को भी 2 सपोज करते हैं। सपोज को पता नहीं क्या हो गया ठीक है, ओके जी। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। दिस इज इक्वल टू 4। फिर हम x 2 ही रहने देते हैं, y को 4 कर देते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। सो हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट 6 आ गया। फिर हम y को 2 ही रहने देते हैं, x को 2 ही रहने देते हैं, y को 6 कर देते हैं, तो 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8। तो आप देख सकते हैं कि अगेन बाय यूजिंग एन अदर रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ द सेट वी हैव क्रिएटेड ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम दिस डेफिनेशन। सो एंड द थर्ड रूल विल बी द सेम, that no other number will be created from the set of from the rule number 1 and rule number 2। तो एक डेफिनेशन की, एक लैंग्वेज की एक से ज्यादा रिकर्सिव डेफिनेशन हो सकती हैं। आपने क्या करना है, अपनी प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये जो इवन वाला क्वेश्चन है, इवन सेट ऑफ इंटीजर वाला क्वेश्चन है, इसको आपने प्रूव करना है बाय यूजिंग एन अदर डेफिनेशन ऑफ रिकर्सिव डेफिनेशन, जो कि आपने खुद से क्रिएट करनी है। इसी तरह से अगर हमें प्रूव करना हो वही चीज कि कोई भी एक इंटीजर जो हमने लिया, ये प्रूव करना है कि ये इवन सेट का पार्ट होगा या नहीं होगा, तो इन्हीं रूल्स की मदद से हम जो है वो प्रूव कर सकते हैं। लाइक रूल नंबर 1 इज 2 इज इन इवन, रूल नंबर 2 x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास 4 आ गया। फिर ये 2 ही रहने दिया, इसको 4 कर दिया 6, 4 कर दिया, इसको 4 कर दिया वो 8, ये 6 कर दिया, इसको 8 कर दिया, तो हमारे पास 14। जब हमारे पास 14 आंसर बन गया, क्रिएट हो गया फ्रॉम यूजिंग दीज रूल्स, 2 रूल्स जिनको हमने अभी पढ़ा है, दैट इट मीन्स दैट 14 इज एन इवन नंबर। अगर ये क्रिएट ना हो पाता तो हम इसको कह सकते थे कि 14 इज नॉट इन इवन। ठीक है, इस तरह से जनाब आपने क्या करना है, कुछ और एग्जांपल्स करनी है। राइट डाउन, फॉर एग्जांपल यू विल राइट द you have to write the recursive definition. To write the recursive definition for the set of integers which are ranging from 1 2 3 4 5 6 7 okay and so on. Then you have to इसको पॉजिटिव इंटीजर्स का नाम देते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नॉट पॉजिटिव इवन इंटीजर, ओनली पॉजिटिव इंटीजर। देन यू हैव टू राइट द सेट ऑफ रिकर्सिव डेफिनेशन फॉर इंटीजर्स विच इज रेंजिंग फ्रॉम so on to -3 and -2 and -1 and 0 and 1 2 3 and so on। ठीक है, प्लस माइनस दोनों आइटम्स लिखने हैं, इंक्लूडेड 0। उसके बाद आपने क्या करना है, रिकर्सिव डेफिनेशन लिखनी है। लेट मी रिकॉल,
अच्छा, अभी मेरे जहन में नहीं आ रही. यू कैन सी द प्रॉब्लम एक्सरसाइज फॉर अदर क्वेश्चंस. ओके, अब हम चलते हैं, मूव करते हैं एक और लैंग्वेज की तरफ जिसका नाम है पॉलिनोमियल. ओके जी, जैसा कि आपको पता है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, आप लोग पढ़ के आ चुके हैं, पहले अपने मैथमेटिक्स के अंदर स्टडी किया है. लेट अस रिकॉल, अ पॉलिनोमियल इज अ फाइनाइट सम ऑफ टर्म्स each of which is of the form a real number times a power of x. This means that कि हम कोई भी रियल नंबर को किसी भी वेरिएबल के साथ उसकी पावर के तौर पर लिख सकते हैं. ये p को पता नहीं क्या हो गया, p रिमूव नहीं हो रहा. चल ओके, कोई भी एक रियल नंबर उसके किसी भी वेरिएबल के साथ विद हैविंग एनी पावर, यहां पर x की पावर इज इक्वल टू 1 एंड समीशन अगेन एनी रियल नंबर with its power, any power ranging from 0 to infinity, and this x raised to power 0 is equal to 7x की power 1 is equal to 7x plus 9 raised into x raised to power 0 is equal to 1. So we do not write x raised to power 0, we simply write as 7x plus 9. This is a polynomial, this is a polynomial. By adding both polynomials, this whole is a polynomial. ठीक हो गया? So we are going to write the definition for the recursive definition for polynomial. According to rules we have studied अभी जो हमने रूल्स देखे उन्हीं रूल्स के मुताबिक रूल नंबर 1 कहता है एनी नंबर इज इन पॉलिनोमियल. कोई भी नंबर जो है वो पॉलिनोमियल का पार्ट हो सकता है. और रूल नंबर 2 कहता है द वेरिएबल x इज इन पॉलिनोमियल. कोई भी वेरिएबल x पॉलिनोमियल का पार्ट है. रूल नंबर 3 कहता है अगर कोई भी एक वेरिएबल p और कोई और वेरिएबल q अगर पॉलिनोमियल का पार्ट है तो हम दोनों पॉलिनोमियल के दरमियान में एडिशन अप्लाई कर सकते हैं या मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर सकते हैं या अकेला p भी हम p या q भी लिख सकते हैं जो कि पॉलिनोमियल होगा. ठीक है. एंड रूल नंबर 4, अच्छा यहाँ पर रूल नंबर 2 और रूल नंबर 1 जो है वो इकट्ठे भी लिखे जा सकते हैं. ठीक है. तो दिस डजंट मैटर, डोंट बी वरी कि हमने जो है वो यहाँ पर 4 रूल लिखे. 4 रूल तो हमने डिफाइन ही नहीं किया. ठीक है. तो पॉलिनोमियल कंटेन्स ओनली दोज थिंग्स which can be created by these above 3 rules, not other than three rules. ओके, अब हम एक डेफिनेशन एक पॉलिनोमियल लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9. इसको अब हम प्रूव करते हैं फ्रॉम this recursive definition, these rules, and prove that this definition, this polynomial is a recursive definition or not. अगर ये polynomial हमारी जो है वो create हो जाती है from the set of above rules, then we will say that this is a recursive definition. Otherwise we will say that this is not a polynomial. So by distributing, by dividing this polynomial, first of all take 3. So according to rule number 1, रूल नंबर 1 में हमने क्या कहा था, कोई भी एक नंबर जो है वो पॉलिनोमियल में हो सकता है. सो पॉलिनोमियल, सेट ऑफ पॉलिनोमियल अभी तक जो हमारे पास मौजूद हैं वो हैं नल. अकॉर्डिंग टू रूल नंबर so now this set contains nothing. So according to rule number 1, from this polynomial we can say that 3 is in polynomial.
क्योंकि रूल नंबर 1 के तहत हमने कहा है कि कोई भी एक नंबर जो है वो पॉलिनोमियल का पार्ट हो सकता है. सो फर्स्ट एलिमेंट इज 3. वी कैन से क्या हो गया, वी कैन से दैट 3 इज अ polynomial. Again we have x. We will not consider this x as a square, because according to rule number 2 we have said that the variable x is in polynomial, not x square. So according to rule number 2 we have x is in polynomial, so we will write this x is in set of polynomial. Okay. Okay, and then again by using rule number 3 we have said that if p and q are in polynomial, तो हम उनके ऊपर दो polynomial के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन का. सो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3, 3 and x are in polynomial, so 3 is a polynomial, x is a polynomial, so we can apply ये बहुत गंदा सा 3 into x is in polynomial, तो ये भी polynomial है, तो हम इसको इस सेट में लिख सकते हैं. ठीक है. अब अगेन बाय यूजिंग रूल नंबर 3, अगर हम इस 3x को p सपोज करें और इसको q सपोज करें, जैसा कि हमने पिछले केस में किया, इसको 3 को p सपोज किया, x को q सपोज किया. यहाँ पर हम 3x को p सपोज कर रहे हैं, q को x को q सपोज कर रहे हैं. सो 3x हम इस पर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है. बाय यूजिंग रूल नंबर 3, 3x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर. So 3x square is also a polynomial. 3x square, ये 3 की शक्ल बिल्कुल मेरे साथ वाले की तरह बनी, ये जिस टाइम मेरे साथ बैठा. Okay, so 3x square is also a polynomial. Somebody is just my okay. He is just beating me, तो हम जो है उसका नाम नहीं लेते. So 3x square is ये फिर उसकी शक्ल का बन गया. Okay, 3x square is a polynomial, is also a polynomial. तो हमने ये बात प्रूव कर दी कि 3x square is a polynomial. Okay, then तो हमारे पास एक polynomial जो वो प्रूव हो चुकी है कि 3x square is a polynomial. So next is 7. पहले हम रूल नंबर 1 के मुताबिक बता चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 कोई भी एक नंबर जो है वो पॉलिनोमियल का पार्ट हो सकता है. सो हमारे पास 7 इज आल्सो पॉलिनोमियल. x उसके बाद x आता है. x को हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि x इज अ पॉलिनोमियल. सो अगेन यूजिंग रूल नंबर 3 we can apply the operation of multiplication if we suppose 7 is equal to p and x is equal to q. So by applying the multiplication operation on p and x, we can say that 7x is also a polynomial. ठीक हो गया. Okay, then again and the next, okay, 3x square हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये पोलिनोमियल का पार्ट है. 7x को हमने बता दिया कि दिस इज आल्सो पोलिनोमियल. सो अगर हम 3x स्क्वायर को p सपोज करें और 7x को q सपोज करें, 3x स्क्वायर को क्या हो जाता है इसे, 3x स्क्वायर को p सपोज करें और 7x को q सपोज करें, तो अगेन यूजिंग रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या कहता है कि अगर p और q पॉलिनोमियल का पार्ट है तो आप दोनों के ऊपर जो है वो एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. सो हम ये कह सकते हैं कि 3x स्क्वायर प्लस 7x इज आल्सो अ पॉलिनोमियल. ठीक हो गया.
So next comes -9. -9 इज आल्सो अ नंबर. ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव में ही हमने रूल नंबर 1 के मुताबिक नहीं कहा, हमने नेगेटिव पर भी कहा है कि नेगेटिव नंबर्स आर आल्सो. वो हमने लिखा नहीं है, लेकिन मतलब उसका यही है कि वो नेगेटिव नंबर्स को भी होल्ड करता है. तो अगेन बाय यूजिंग रूल नंबर 1, -9 इज आल्सो अ पॉलिनोमियल. तो जब ये भी पॉलिनोमियल के अंदर ऐड हो जाएगी, -9 इज आल्सो पॉलिनोमियल. सो अगेन यूजिंग, if we suppose 3x square is equal to p and q is equal to -9, so by again using rule number 3, 3x square plus 7x के ऊपर हम प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. जब ये ब्रैकेट ओपन होगी तो 3x square plus 7x minus 9, तो ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल का पार्ट हो जाएगा. 3x square plus 7x minus 9 will also be the part of polynomial. तो यहाँ पर हमारे पास ये बात प्रूव हो गई कि 3x square plus 7x minus 9 is also a polynomial. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, by using the recursive definition we have written this, we have proved that some object of this polynomial can be proved by using the recursive definition, that whether this is a part of this language or not. ओके जी, तो ये थी हमारे पास रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल. इसके बाद बुक के चैप्टर के अंदर जो है वो हमारे पास रिकर्सिव डेफिनेशन आती है अर्थमेटिक ऑपरेशन की. अर्थमेटिक की यही है ना, आई थिंक सो यही है या अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस की जो है वो हमारे पास डेफिनेशन आती है. आई विल सजेस्ट यू कि आप इसको खुद देखिए, और इसके बाद आपने जो है वो बुक के एक्सरसाइज के चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज की प्रॉब्लम जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक तो लाजमी करनी है. इसके बाद अगर आप नेक्स्ट भी करें तो इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू. क्वेश्चन नंबर 20 तक है, तो आई विल सजेस्ट यू कि 8 तक तो लाजमी करें. उसके बाद ये भी इजी है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है. गिव रिकर्सिव डेफिनेशन फॉर द फॉलोइंग लैंग्वेज ओवर द अल्फ़ाबेट, द लैंग्वेज ऑफ इवन स्ट्रिंग, ऑड स्ट्रिंग एंड डबल ए ऑफ ऑल वर्ड्स कंटेनिंग द सबस्ट्रिंग ए, नॉट डबल ए ऑफ ऑल वर्ड्स नॉट कंटेनिंग द सबस्ट्रिंग डबल ए. तो ये भी इतनी ज़्यादा जो है वो मुश्किल नहीं है, बट आई विल सजेस्ट यू फर्स्ट 8 आर कंपल्सरी फॉर यू अगर आप नेक्स्ट लेक्चर्स आगे चैप्टर्स में जाना चाहते हैं. सो दिस इज ऑल फॉर लेक्चर नंबर 4. सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर.